नमस्ते दोस्तों, मैं श्रेयस बड़ी आप सबका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम वर्ल्ड हिस्ट्री सीरीज से लेक्चर नंबर 27 को स्टडी करेंगे, जिसमें हम यूनिफिकेशन ऑफ इटली को पढ़ेंगे। जैसे कि हम वर्ल्ड हिस्ट्री के ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं, बट कुछ टॉपिक्स जो बचे हुए थे वो टॉपिक्स हम अभी कवर करें, जैसे यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। अगर आपको और भी कुछ वीडियोज लगते, और भी कुछ लेक्चर्स लगते, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कह सकते हैं कि आपको कौन से लेक्चर और भी रिक्वायर्ड है वर्ल्ड हिस्ट्री सीरीज से। वैसे वर्ल्ड हिस्ट्री सीरीज ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। यूनिफिकेशन ऑफ इटली की शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हमें कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है। सबसे पहले हम जो टॉपिक कवर करेंगे दैट विल बी इंट्रोडक्शन। हम यहाँ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। सेकंड टॉपिक जो है वो है रोल ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल थे जिससे इटली का यूनिफिकेशन हुआ। उसके अलावा हम देखेंगे कि ऑब्स्टेकल्स क्या थे। यूनिफिकेशन इतना ईजी नहीं था, यूनिफिकेशन होते वक्त बीच बीच में काफी ऑब्स्टेकल्स भी थे, वो भी है। बट जो यूनिफिकेशन है उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया था मैजिनी ने, कैवर ने और गैरिबाल्डी ने। ये इनके जो भी इन्होंने रोल प्ले किए ये भी हम पढ़ेंगे। तो ये एक कंप्लीट स्टडी होगी यूनिफिकेशन ऑफ इटली की। तो चलिए फर्स्ट टॉपिक दैट इज इंट्रोडक्शन, वहां से शुरुआत करते हैं। सो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जब से रोमन एम्पायर गिरा, अब रोमन एम्पायर क्या था। रोमन एम्पायर एक तरह से बहुत बड़ा एक एम्पायर था, होली रोमन एम्पायर था, जो कि ऑलमोस्ट बहुत सारे यूरोप के कंट्रीज, यानी पूरे ही यूरोप के कंट्रीज पे रूल करता था। यहां पे अगर आप देखोगे तो ये आपको इटली देखने मिल रहा है, दिस इज इटली। ये जो इटली दिख रहा है इस पे भी आपको रोमन एम्पायर का रूल देखने मिलता है। रोमन एम्पायर काफी सारे एरियाज को कंट्रोल करता था, रूल करता था, बट धीरे धीरे रोमन एम्पायर जो था ये गिरने लगा, ये खत्म होने लगा। रोमन एम्पायर जैसे खत्म होने लगा तो इटली सिर्फ एक ज्योग्राफिकल एक्सप्रेशन रह गया। इटली कोई देश करके नहीं जाना जा रहा था, इटली इतना देखा जा रहा था कि इटली सिर्फ एक ज्योग्राफिकल एरिया है, सिर्फ एक एक्सप्रेशन है, यानी इटली ऐसा था, एक कोई देश का नाम नहीं देखा जा रहा था। इटली को इसीलिए काफी सारे छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइड कर दिया गया, जो कि कुछ रूलर्स जो फॉरेनर्स थे वो उस पर रूल करते थे। इटली बहुत ज्यादा हिस्सों में बटा हुआ था। ऐसे अगर देखोगे ये किंगडम ऑफ सार्डिनिया, यहाँ पे टस्केनी का अलग हो गया, ये किंगडम ऑफ लोम्बार्डी, वेनेशिया, पैपल स्टेट्स, किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, यानी हम कहेंगे कि अलग अलग फॉरेन रूलर्स इस पर रूल करते थे इटली पे। अब इटली पे इस तरह से अलग अलग लोग रूल करते थे काफी सारे सदियों तक। जो इटली था वो हम कहेंगे कि हैज बिन बैटलिंग ग्राउंड ऑफ कंटेंडिंग नेशन। जो नेशन एक दूसरे से हम कहेंगे कि लड़ते थे, एक दूसरे के कंपटीशन में थे, वो लोगों के लिए एक बैटलिंग ग्राउंड था। यहाँ पे वो लोग लड़ाइयाँ लड़ते थे, ऐसी एक जमीन थी ये इटली की जमीन। यहाँ पे कुछ और होता नहीं था, यहाँ पे सिर्फ लड़ाइयाँ होती थी। फाइनली लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग आने लगी, लोगों को ये फील होने लगा कि हम सब इटालियंस हैं, हम सब पे कोई और आके रूल कर रहा है। ये जो राष्ट्रवाद या नेशनलिज्म की फीलिंग थी ये लोगों में आने लगी, और ये कोई दबा नहीं सका। और ये नहीं होने के कारण ही ये इटली का जो भी एरिया था ये पूरा यूनिफाई हुआ आखिरी में, जो कि हम इस वीडियो के आखिरी में देखेंगे कि ये सब हुआ कैसे। इटालियन यूनिफिकेशन को रिसॉर्गिमेंटो भी कहा जाता है, यानी हम कहेंगे रिसर्जेंस या रिवाइवल भी कहा जाएगा। और हम कहेंगे कि ये एक पॉलिटिकल और सोशल मूवमेंट थी जो इटली में के अलग अलग स्टेट्स में चली थी। इटालियन पेनिनसुला के, पेनिनसुला क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे 3 वाटर बॉडीज है जिससे ये घिरा हुआ है, इसलिए इसको पेनिनसुला कहा जाता है। तो वाटर बॉडीज से घिरा हुआ ये पोर्शन है, इटली का देश है, इसलिए इसको पेनिनसुला कहा जाता है। और इटालियन पेनिनसुला जो होता है वो धीरे धीरे एक सिंगल किंगडम ऑफ इटली में बदल गया। 19th सेंचुरी तक ये हो गया, अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ इटली आखिरकार यूनिफाई हो गया। ये सब प्रोसेस कैसे हुई यही आज के लेक्चर में हमें पढ़ना है। सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज इंट्रोडक्शन। अब हम दूसरे टॉपिक पे जाते हैं जिसको हम कहते हैं रोल ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स इन यूनिफिकेशन ऑफ इटली। आप इटली का मैप देख सकते हैं, पहले कितने अलग अलग एरिया में बटा हुआ है इटली, यानी हम कहेंगे कि जब ये यूनिफिकेशन होने वाला था उसके पहले का ये मैप था। अब यहाँ पे हम आते हैं तो अलग अलग फैक्टर्स कौन से थे जिस कारण यूनिफिकेशन हो पाया, तो उसमें सबसे पहला था हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस। आपको ये बता दूं कि हम कहेंगे इटली का जो रीजन था वाज हैड कॉन्शियसनेस ऑफ यूनिटी। अगर देखा गया तो रोमन एम्पायर के टाइम से ही और रेनेसेंस के टाइम तक, हमने रेनेसेंस भी देखा, रेनेसेंस में आपको देखने मिलता है कि लोगों के विचारों में बदलाव आते, एनलाइटेनमेंट होता है, विचार बदलने लगे, लोगों के अंदर ये यूनिटी की जो फीलिंग थी ये रोमन एम्पायर से ही थी, और वो रिनाइसेंस के टाइम पे और ज्यादा बढ़ी। तो रिनाइसेंस के टाइम पे और ज्यादा बढ़ी हुई ये फीलिंग उनको एक तरह से
सबको यही लगता था कि भाई हमारी सभी की हिस्ट्री एक है, हम सब लोग एक ही ज़मीन के, हम सब एक ही भाषा बोलते हैं, ये उन्हें पहले से लगता था। दिस इज हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस, तो उनमें हिस्टोरिकल कॉन्शियस था। दूसरी बात थी नेपोलियन बोनापार्टी। इसकी अगर बात करें तो उसने सबसे पहले इटली को जब कैप्चर किया तो नेपोलियन ने रीऑर्गेनाइज किया रीजन्स को और उसने एक नया इंस्टीट्यूशन बनाया। नेपोलियन ने जब इन सबको कैप्चर किया तो उसका बड़ा रोल था, क्योंकि उसने कैप्चर किया तो वो पूरे जितने भी एरियाज थे उसको अपने अंडर ला सका, यानी वो उसको यूनिफाई कर सका। तो जो यूनिटी थी ये यूनिटी बनते गई और धीरे धीरे रिएक्शन भी आने लगे, जो कि धीरे धीरे नेशनलिज्म में बदलने लगा। ये भी हमने देखा था जो नेपोलियन का रोल था उसमें। अब आप खुद सोचिए, आप एक रूलर हो, आप इतने सारे एरियाज को अपने अंडर ला रहे हो। अब आप इतने सारे एरियाज को अपने अंडर लाओगे तो ये सभी लोग आप ही के रूल के अंडर आएंगे, और जब ये लोग आपके रूल के अंडर आएंगे तो ये सब लोग एक होने वाली फीलिंग के साथ रहने लगेंगे कि मैं भी उसी देश का हूँ जिसका तू है, भाई मैं भी नेपोलियन के अंडर हूँ, तू भी नेपोलियन के अंडर है, हम सब एक है। ये फीलिंग लाने का काम नेपोलियन ने तो कहीं ना कहीं किया ही था। अगला जो फैक्टर आपको पता चलता है यूनिफिकेशन ऑफ इटली में, वो है रोल ऑफ वीना कांग्रेस। अब ये वीना आता कहाँ है? ये जो वीना होता है ये ऑस्ट्रिया का एक शहर है, यहाँ पे एक कांग्रेस बुलाया जाता है, यानी यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस बुलाया जाता है। इस कॉन्फ्रेंस में इटली को डिवाइड किया जाता है कि वो किस तरह से हम कहेंगे रूल किया जाएगा, उस आधार पे किसको कितना मिलेगा। ऐसा इटली का यहाँ डिवीजन करना शुरू करते हैं, जैसे कि आप समझ जाए कोई चीज को ये बांट रहे हो कि किसको कितना मिलेगा। इसमें जो मैटरनिक के टर्म्स थे, अब मैटरनिक कौन था? मैटरनिक ऑस्ट्रिया का एक मिनिस्टर था। ये जो मिनिस्टर था, मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रिया, ये यहाँ पे कुछ चीजें कहता है। इसका ये कहना था कि भाई देखो, इटली का कुछ हिस्सा ऑस्ट्रिया को मिलना चाहिए और ये सब होना चाहिए। तो ये भी आपको सब चीजें मैं बताता हूँ। तो अब अगर हम इटली की बात करें तो इटली में पिडमेंट और सार्डिनिया नाम का जो स्टेट था वो काफी पावरफुल स्टेट था। ये जो पिडमेंट और सार्डिनिया का जो स्टेट आप इस मैप में देख रहे हो, ये है वो सार्डिनिया पिडमेंट वाला स्टेट। दिस इज पिडमेंट सार्डिनिया स्टेट। पिडमेंट यहाँ पे आसपास आपको देखने मिलेगा और ये सार्डिनिया है। इस पे ऊपर जो रूल करते थे वो सैवॉय था। सैवॉय, हाउस ऑफ सैवॉय इस पे रूल करता था। हाउस ऑफ सैवॉय जब रूल करता था तो वीना कांग्रेस ने क्या किया, ये जो हम कहेंगे कि वीना कांग्रेस ने कुछ रीजन थे लोम्बार्डी और वेनेशिया को, उसको सेपरेट कर दिया इस रीजन से, क्योंकि मैटरनिक जो था ऑस्ट्रिया का, उसने डिमांड किया था कि हमको भी कुछ होना। तो उसके डिमांड के चलते हाउस ऑफ सैवॉय से ये जो रीजन था, इस रीजन से कुछ पोर्शन काट दिया जाता है, जिसको किंगडम ऑफ लोम्बार्डी और वेनेशिया कहते हैं। ये कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि इसी के अंडर आता था, बट ये यहाँ पे इसको सेपरेट कर दिया जाता है। आपको इस मैप में दिखा तो दिस इज लोम्बार्ड, दिस इज वेनेशिया। यहाँ पे आपको जो देखने मिलता है सैवॉय जो होता है ये, तो इन सबको अलग अलग कर दिया जाता है और कुछ जो होता है रीजन वो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रिया के अंडर दे दिया जाता है। दूसरी बात, सेंट्रल इटली में और ज्यादा बंटवारे होते हैं। पार्मा, मॉडेना, टस्कनी, ये तीनों जो थे, ये तीनों को हैब्सबर्ग डायनेस्टी के अंडर दे दिया जाता है। ठीक है, तो पार्मा, हम कहेंगे मॉडेना और टस्कनी। तो ये जो रीजन है इसको भी मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ। अगर आप मैप में आते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज टस्कनी, दिस इज मॉडेना एंड दिस इज पार्मा। ये पूरा जो रीजन होता है ये किसी के अंडर दे दिया जाता है, और वो जो रीजन जिसके अंडर दिया था, ये रीजन हम कहेंगे वो हैब्सबर्ग डायनेस्टी के अंडर दे दिया गया था। अब हैब्सबर्ग डायनेस्टी जो इसका नाम पहले भी आपके इसमें आ चुका है, जब भी हमने पहले के भी लेक्चर्स किए। तो हैब्सबर्ग एम्पायर या हैब्सबर्ग डायनेस्टी जो थी, ये कहाँ की थी वैसे तो आप जानते ही हो, फिर भी मैं आपको एक बार बता दूं। ये जो डायनेस्टी थी, ये डायनेस्टी काफ़ी बड़े रीजन पे रूल करती थी, और हैब्सबर्ग डायनेस्टी ऑस्ट्रिया की थी, ऐसे हम यहाँ पे कह सकते हैं। तो ऑस्ट्रिया की एक मोनार्की थी जिसको हम हैब्सबर्ग डायनेस्टी कहते हैं। वैसे काफ़ी इसका अलग सा ही स्टोरी है। कुछ रीजन जो है इस एरिया में, ये कहीं ना कहीं पोप के हाथ में दे दिए जाते हैं, रोम। तो पोप ऑफ रोम था, उसके हाथ में भी कुछ रीजन यहाँ चले जाते हैं, यानी पूरा बंटवारा चल रहा है। कुछ किसी के हाथ में चले गया, कुछ पोप के हाथ में चले जाता है, कुछ सार्डिनिया का रीजन, कुछ किंगडम ऑफ लोम्बार्डी वेनेशिया, कुछ सिसिली को दे दिया जाता है। अलग अलग रीजन्स में इसको बांट दिया जाता है इटली को। हमें यही पता चलता है इस वीना कांग्रेस में। जैसे अगर हम आगे आएंगे तो यहाँ पे पोप को कुछ रीजन मिल गया, कुछ इटली, पार्मा, मॉडेना जो और टस्केनी जो होता है इटली में, वो हैब्सबर्ग डायनेस्टी को मिल गया, और नॉर्दर्न और सदर्न पार्ट जो था वो यहाँ पे डिवाइड हो जाता है। दूसरी बात, जो सदर्न पार्ट था उसमें नेपल्स और सिसिली की बात करें तो बर्बन किंग्स को दे दिया जाता है। अब नेपल्स और सिसिली यहाँ पे हम देख लेते हैं, दिस इज सिसिली, और यहाँ पे हमको ये दो सिसिली यहाँ पे देखें, यहाँ पे कहा जाता है किंगडम ऑफ टू सिसिलीज। तो यहाँ पे आपको सिसिली देखने मिलता है, और मैं आपको एक और मैप में लेके जाता हूँ, वहाँ पे इजीली आपको नेपल्स हम जैसे कि देख पाएंगे। सो यहाँ पे है सिसिली और यहाँ पे है नेपल्स। ये पूरा जो किंगडम होता है ये किंगडम ऑफ सिसिली बनाया जाता है, और वो बर्बन डायनेस्टी के अंडर दे दिया जाता है। अब जैसे कि एक डायनेस्टी हैब्सबर्ग
डायनेस्टी के अंडर चले जाता है, एक बोर्बन डायनेस्टी के अंडर चले जाता है। अब अगर आपको ये लग रहा है कि ये बोर्बन डायनेस्टी है कहाँ की, तो आप इसे इजीली गेस भी कर सकते हैं नाम से ही। बट अगर गेस नहीं भी हो रहा है तो मैं आपको ये बता दूं कि ये कहीं ना कहीं फ्रांस की ही एक डायनेस्टी थी, जैसे कि फ्रांस, स्पेन, लुक्सेमबर्ग, इन सब पे ये रूल करती थी बोर्बन डायनेस्टी। तो ये भी एक तरह से किंग लुई का भी आपने नाम सुना है, ये सब लोग इसके इसके रूलर्स थे जो बोर्बन डायनेस्टी थे उसके। आपने लुई और ये सब को पहले भी पढ़ा है। तो हम कहेंगे कि ये बोर्बन किंग्स को दे दिया जाता है, यानी हर तरह से इटली को कहीं ना कहीं डिवाइड कर दिया जाता है। तो वीना कांग्रेस में ये जो डिवीजन हुआ ये काफ़ी भारी पड़ गया, क्योंकि इससे इटली पूरा डिवाइड हो गया। आगे हम कहेंगे तो लोगों को ये फीलिंग, तो अब लोगों को क्या फीलिंग आएंगी जब डिवाइड होगा, तो भाई हमें बांटा क्यों गया है। इसीलिए तो लोगों की ये फीलिंग काम आ गई कि इटली में यूनिफिकेशन हो पाया जब इस तरह से आपका बंटवारा होता है। आगे होता क्या है, 1848 में कुछ रिवोल्ट्स हो जाते हैं। 1848 में जो रिवोल्ट्स थे वो इंटेलेक्चुअल और लिबरल्स ने किए थे, क्योंकि ऑस्ट्रिया यहाँ पे रूल करने आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया कंट्रोल करने लगता है, और वो एक तरह से कंट्रोल नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि हमारी जो सरकार हो वो एक लिबरल सरकार हो, जो सबका ख्याल रखे, जो सबको फ्रीडम दे, जो सबकी सुने, ऐसे चाहते थे। बट ऑस्ट्रिया ज़बरदस्ती यहाँ पे कंट्रोल कर रहा था, इसीलिए ये 1848 में एक रिवोल्ट भी हो जाता है। इंटेलेक्चुअल्स और लिबरल्स ने किया हुआ ये रिवोल्ट था, और वो खुद जो रूल कर रहे थे उन्हीं के खिलाफ था। ये जो रिवोल्ट्स थे इसमें यही इसीलिए थे क्योंकि डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स मांग रहे थे लोग। बट नाइदर डिड दिस रिजल्ट इन इंडिपेंडेंस फ्रॉम ऑस्ट्रिया नॉर द कंसोलिडेशन ऑफ स्टेट इनटू यूनाइटेड इटली। तो इस इतना बड़ा रिवोल्ट चला, बट रिवोल्ट के जो रिजल्ट्स थे इससे ना ही इंडिपेंडेंस मिल पाया ऑस्ट्रिया के तरफ से इटली को, और ना ही इटली यूनिफाई हो पाया। बट कहीं ना कहीं लोगों के बीच में अवेयरनेस बढ़ाने का काम इन रिवोल्ट्स ने किया था, जो कि आगे यूनिफिकेशन ऑफ इटली में काम आया। आगे का अगर हम देखते हैं तो ये तो चार चीज़ें थी जिसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था यूनिफिकेशन ऑफ इटली में। और हम आगे जब जाते हैं तो हमें पता चलता है कि कुछ ऑब्स्टेकल्स भी थे, इतना आसान नहीं था इटली को यूनिफाई करना, बीच बीच में काफ़ी ऑब्स्टेकल्स आ रहे थे। पहला ऑब्स्टेकल की अगर बात करें तो डिवीजन ऑफ इटली इन 3 पार्ट्स, नॉर्दर्न, सेंट्रल और सदर्न रीजन जो है वो, ये सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल था कि इटली 3 हिस्सों में बांटा गया था, जैसे कि आप इस मैप में भी देख पाओगे। हम कहेंगे कुछ नॉर्थ का पार्ट, कुछ सेंट्रल का पार्ट और कुछ साउथ का पार्ट। ऐसे जब 3 रीजन में इटली बांटा जाता है, और या फिर हम पिछले मैप में देखोगे तो यहाँ पे भी आपको क्लियर दिखता है, देखिए साउथ का, सेंट्रल का और नॉर्थ का पार्ट। जब इसको इस तरह से बांटा गया था तो सबसे पहले इकोनॉमिक डिवीजन और कल्चरल डिवीजन यहाँ हुए थे। नॉर्दर्न रीजन जो था वो इकोनॉमिकली ज़्यादा प्रॉस्परस था सदर्न रीजन से। तो इटली का जो नीचे का रीजन है ये साउथ और नॉर्थ को अगर आप कंपेयर करें तो एक रीजन ऐसा था जो कि इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग, इकोनॉमिकली बहुत अच्छा था, और वो रीजन था नॉर्दर्न रीजन ऑफ इटली। नॉर्थ काफ़ी अच्छा था सदर्न रीजन से। दूसरा है कल्चरल डिवीजन, नॉर्दर्न और सदर्न रीजन्स जो थे इटली के उसमें काफ़ी सारे कल्चरल डिफरेंसेस भी थे। तो इसीलिए क्या था कि भाई देखो कि अब आपके कल्चर भी अलग है पहली बात तो, और आपके हम कहेंगे कि दूसरी बात यह है कि आपके इकोनॉमिकली भी आप अलग अलग दिख रहे हो। तो लोग ये चाहते थे कि भाई तू तो मेरे से रिच है, मैं तो तेरे से गरीब हूँ, तो हम क्यों एक होंगे। दूसरा, आपका कल्चर अलग है, हमारा कल्चर अलग है, तो हम क्यों एक होंगे। ये सब ऑब्स्टेकल्स बीच बीच में आ रहे थे। बट ऑब्स्टेकल्स तो आते हैं, बट आखिर ये हुआ। तो आगे अगर हम देखें दूसरी बात, तो रिलीजियस पावर इसको अपोज कर रहा था। अगर देखा गया तो कुछ सेंट्रल रीजन जो थे इटली के कुछ सेंटर में जो रीजन थे ये कहीं ना कहीं पोप के अंडर आते थे। अब जैसे मैंने आपको बताया ये जो स्टेट्स है ये पोप के अंडर आ रहे हैं, ये रोम से लेके हर चीज़, यानी ये रिलीजन, पोप कौन होते हैं, रिलीजियस लीडर होते हैं पोप, रिलीजियस हेड होते हैं क्रिश्चियनिटी के पोप। तो इनके अंडर कुछ स्टेट आ रहे थे, और ये जो रिलीजियस लोग थे ये एक ऑब्स्टेकल बन के खड़े थे। अगर देखा गया तो ये जो कंट्रोल में रीजन था, तो वाइल फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ इटली कंट्रोल ओवर दिस रीजन वाज नेसेसरी, है ना। तो अब अगर आपको यूनिफिकेशन करना है तो डायरेक्ट नॉर्थ और साउथ तो नहीं होगा ना, आपको यूनिफिकेशन करते वक्त ये बीच के स्टेट्स को भी यूनिफाई करना पड़ेगा, तभी तो ये पूरा यूनिफिकेशन कंप्लीट होगा। बट हमें आगे ये पता चलता है अगर आप इस रीजन में इंटरवेंशन करते हो, इंटरफियर करते हो पोप के रीजन में, तो आपको कैथलिक पावर की तरफ से बहुत अपोजिशन फेस करना पड़ेगा। पूरे क्रिश्चियनिटी के जो ऑर्थोडॉक्स वाला सेक्शन है उससे आपको बहुत क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ेगा, बहुत अपोजिशन होगा। ये भी यहाँ पे कुछ आपको सब ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम यही कहेंगे कि अपोजिशन था रिलीजियस पावर्स से, तो ये एक बहुत बड़ा इशू था जो कि
यहाँ पे हमें ऑब्स्टेकल बन के खड़ा था इटली, यूनिफिकेशन ऑफ इटली में। उसके अलावा हमने पहले ये भी देखा कि इटली के ऊपर अलग अलग डायनेस्टीज रूल कर रहे थे, अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा। और अगर हम कोई भी यूनिफिकेशन यहाँ पे चाहते हैं तो ये सभी लोग एक दूसरे का अपोज करेंगे, और ये लोग नहीं चाहेंगे कि इस तरह का यूनिफिकेशन हो। ये लोग लोगों को मारेंगे, ये लोग जो यूनिफिकेशन चाह रहे हैं उनके बीच बीच में आएंगे। तो ये बहुत ईजी नहीं था। और दूसरी बात, ऑस्ट्रिया का जो एम्पायर था ये कहीं ना कहीं इंटरफियर कर रहा था। तो एक और मेजर फैक्टर जो है, जो यूनिफिकेशन नहीं होने दे रहा था, उसमें इटली के काफ़ी सारे जो एरिया या कुछ एरिया जो थे डायरेक्ट कंट्रोल में थे ऑस्ट्रिया के, और ऑस्ट्रिया ये नहीं चाहता था, और कुछ इनडायरेक्ट कंट्रोल में थे। ऑस्ट्रिया तो ये कभी होने नहीं देगा, और ऑस्ट्रिया का जो एम्पायर था वो भी काफ़ी पावरफुल था, ये आपको अलाउ नहीं करेगा कि आप पूरे इटली को यूनिफाई कर सको। तो ये सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल आपको देखने मिलते हैं इटली के यूनिफिकेशन में। अब यूनिफिकेशन के बीच में इतने ऑब्स्टेकल थे, बट कुछ रीजन का आगे जाके मर्जर भी हुआ। तो हमारा जो दूसरा टॉपिक है दैट इज ऑब्स्टेकल वाला, वो भी यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है, रोल भी हो जाता है, ऑब्स्टेकल भी हो जाता है। बट एक और टॉपिक है वो है मर्जर। अब हम देखते हैं अलग अलग रीजन्स का मर्जर हुआ कैसे, और ये इटली एक कैसा होते गया धीरे धीरे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जुलाई 1859 में विला फ्रैंका आर्मस्टाइज जो होता है ये साइन कर दिया जाता है। अब ये विला फ्रैंका आर्मस्टाइज क्या था? सबसे पहले आर्मस्टाइज क्या होता है, तो जब भी कोई वॉर को खत्म किया जाता है तो ये एक एग्रीमेंट होता है कि भाई वॉर को खत्म किया है, अब हम एक दूसरे के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लेंगे, अब एक दूसरे के अगेंस्ट हम आर्म्स यूज नहीं करेंगे। ये ऐसा एक एग्रीमेंट होता है। यहाँ पे जो वॉर चल रहा था वो वॉर विला फ्रैंका एग्रीमेंट के चलते जो चल रहा था वो हम कहेंगे फ्रांस, ऑस्ट्रिया और सार्डिनिया के बीच में चल रहा था। अब सार्डिनिया, फ्रांस और ऑस्ट्रिया ये तीनों भी कहीं ना कहीं अपना बहुत बड़ा कब्जा दिखा रहे थे इटली पे। आप कहोगे तो यहाँ पे आपको जैसे कि मैप में मैं दिखा देता हूँ, ये सार्डिनिया है। तो यहाँ पे होता क्या है, सबसे पहले तो सार्डिनिया से जो व्यक्ति थे या फिर फ्रांस से जो थे, फ्रांस से शुरुआत करते हैं। नेपोलियन थर्ड तो है, ये फ्रांस के, आपको पता है क्योंकि आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन देखा था। नेपोलियन फ्रांस के थे, आपको पता ही है। उसके अलावा आपको ये जो ऑस्ट्रिया फ्रांसिस जोसेफ है, ऑस्ट्रिया फ्रांसिस जोसेफ करके है, ये ऑस्ट्रिया के थे एक एम्परर। इनको ये मिलते हैं और इन दोनों ने एक विला फ्रैंका आर्मस्टाइज पहले साइन किया, इन दोनों ने। अब ये जो वॉर था ये चल रहा था, ये दोनों एक हो जाते हैं। अब ये एक होने के कारण ऑस्ट्रिया क्या ये कहता है कि मुझे वेनेशिया का जो रीजन है ये मेरे लिए रहने दीजिए, ये वेनेशिया का रीजन मेरा रहेगा। अब इस कारण सबसे बड़ा खतरा आ जाता है, वो हो जाता है सार्डिनिया को। यानी हम ये कहेंगे ये जो खतरा, ये जो ट्रीटी थी बहुत धोखादायक थी इटली के लिए, और ये सार्डिनिया के लिए एक धोखा बन गई थी क्योंकि ये दोनों एक हो गए थे। इसलिए नवंबर 10, 1959 को जो इमैनुअल थे, इमैनुअल में भी इमैनुअल सेकेंड, ये याद रखेगा, इमैनुअल सेकेंड जो थे ये सार्डिनिया के थे, ये ऑस्ट्रिया और फ्रांस के साथ एक ट्रीटी साइन करते हैं जिसको ज्यूरिक की ट्रीटी कहा जाता है, जिस कारण विला फ्रैंका आर्मस्टाइज जो है इसमें ये भी शामिल हो जाते हैं और ये कहते हैं कि हम सब एक है, हमें झगड़ा करने की अब ज़रूरत नहीं है। और ये जो वॉर था ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। और वॉर ख़त्म होने के कारण जो पिडमेंट था उसका लोम्बार्डी पे भी लीगल राइट बन जाता है। तो ये लोम्बार्डी करके जो रीजन था ये पिडमन के साथ इस तरह से जुड़ जाता है। मैंने आपको बताया पिडमंट यहाँ आता है किंगडम ऑफ सार्डिनिया में, तो ये इसको मिल जाता है किंगडम ऑफ लोम्बार्डी के साथ, ये जुड़ जाता है। तो हम ये कहेंगे कि वेनेशिया उसका, लोम्बार्डी मेरा, इस तरह से ये हो जाता है और ये कहीं ना कहीं एक होने लग जाता है। तो ये एक जब हुआ तो सबसे पहली मर्जर जो था वो यही था कि लोम्बार्डी जो था वो इसके साथ जुड़ जाता है। अब आगे होता क्या है, विला फ्रैंका आर्मस्टाइज जो हुआ इस कारण अब यहाँ पे देखा गया कि पिडमंट को लोम्बार्डी मिल जाता है, यानी ये दोनों एक हो जाते हैं। लोगों में एक तरह एक अलग सा ही जोश आने लगता है कि एंथुसियाज्म आने लगता है। अब यहाँ पे लोगों को क्या लगने लगता है कि भाई हम सब एक ही है, हमें अलग क्यों रखा जा रहा है। जब ऑस्ट्रो सार्डिनियन वॉर चल रहा था तभी इटली को ये स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म जा रहा था कि ये लोग हमारे लिए लड़ क्यों रहे, हम सब तो एक ही है, हमारे अंदर तो नेशनलिज्म है, हम सब इटली के लोग हैं, तो ये लोग हमें बांट क्यों रहे, ये सब उनके अंदर फीलिंग आने लगी। इसी वक्त जो लोग थे सेंट्रल इटली के, यानी अब हम देख रहे हैं मर्जर ऑफ सेंट्रल इटली, ये सेंट्रल इटली का पार्ट किस तरह से गया। अब सबसे पहले आपको ये बता दूं कि यहाँ पे होता क्या है कि जो लोग थे सेंट्रल इटली के वो पैरमा, मॉडेना और टस्कनी यहाँ के रूलर्स को एक्सपेल कर देते हैं, जो भी रूलर्स वहाँ रूल कर रहे थे। तो पैरमा, मॉडेना और टस्कनी ये तीन जगह के रूलर्स यहाँ पे निकाल दिए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने मिलता है पैरमा, मॉडेना और टस्कनी, यहाँ के रूलर्स को निकाल दिया जाता है।
निकालने के बाद लोग जो होते हैं पोप जहाँ पे रूल कर रहे थे, यानी हम कहेंगे कि ये जो पैपल स्टेट्स है यहाँ पे बोलो या बोलागना बोलो, तो यहाँ पे बोलागना जैसे जो एरिया है, रोमागना बोलो, या फिर ये सब जितनी भी जगह थी बोलागना और रोमागना यहाँ से, तो ये इन जगह से भी कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि पोप के रिप्रेजेंटेटिव को भी लोग हटा देते हैं और अपनी खुद की गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करने लगते हैं, एक रिपब्लिकन गवर्नमेंट तरह की गवर्नमेंट बनाने लगते हैं। ये जो रीजन्स होते हैं यहाँ लोग अपनी सरकारें बना लेते हैं और ये रीजन जो होते हैं ये कुछ रिजोल्यूशन पास करते हैं और वो कहते हैं हम सार्डिनिया के साथ मर्ज हो रहे हैं, हमें भी सार्डिनिया के साथ मर्ज होना है। यहाँ पे जिस तरह से हम कहेंगे लोम्बार्डी मर्ज हुआ, हमें भी सार्डिनिया के साथ मर्ज होना है। तो ये लोग अपनी चीज़ें यहाँ पे कहते हैं कि हमें कहाँ जाना है। और इन द मिडल ऑफ मार्च 1860 एक रेफरेंडम पास किया जाता है, लोगों को रेफर किया जाता है कि आप कहाँ जाना चाहते हो। तो लोग यहाँ पे चूज करते हैं पैरमा, मॉडेना, टस्कनी, बोलागना या पियो कैंजा, जो भी रीजन्स है ये पूरे के पूरे सार्डिनिया में मर्ज कर दिया जाए और ये सब सार्डिनिया में मर्ज हो जाते हैं। इटालियन स्टेट जो होता है उसमें काफ़ी सारे लोग नॉर्थ में और सेंट्रल इटली जो होता है ये कहीं ना कहीं मर्ज होना शुरू हो जाता है वेनेशिया को छोड़कर। बट हम यही कहेंगे कि ये जो भी रीजन होते हैं ये कहीं ना कहीं एक तरह से मर्ज हो जाते हैं लोगों के कारण। अब हम आगे देखते हैं कि नेपल्स किस तरह से एक हुआ, यूनिफाई हुआ। अब सबसे पहले नेपल्स की बात करें तो नेपल्स यहाँ पे आता है, सिसिली जो है नेपल्स ये किंगडम ऑफ टू सिसिली, और यहाँ पे जो रूल करता था व्यक्ति, वो रूलर जो था उसका नाम फ्रांसिस सेकेंड था। अभी भी आपको बताता हूँ टू सिसिली का रूलर। अब अगस्त 1860 में क्या हुआ, गैरीबाल्डी जो था वो नेपल्स पे अटैक कर देता। अब आप सोचोगे गैरीबाल्डी कौन है? गैरीबाल्डी एक रिवॉल्यूशनरी था जो कि फॉलोवर भी था मैजिनी का। अभी आपको ये ज़्यादा सोचना नहीं है क्योंकि हम आगे ये सब पढ़ने वाले हैं। हम यहाँ पे आगे का हमारा जो टॉपिक है जिसमें हम पढ़ने वाले रोल ऑफ मैजिनी, केवर एंड गैरीबाल्डी, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, इसमें आपको ये गैरीबाल्डी देखने मिलता है। तो गैरीबाल्डी जो था, ये गैरीबाल्डी हम कहेंगे कि कहीं ना कहीं अटैक कर देता है नेपल्स पे। वो काफ़ी अच्छे पोजीशन में था क्योंकि उसको काफ़ी बड़ा मास का सपोर्ट था, लोगों का उसको सपोर्ट था, क्योंकि ये बहुत कोशिशें कर रहा था, ये लोगों के लिए काम कर रहा था और वो अपनी आर्मी का भी मॉरल बढ़ाने में काफ़ी सक्सेसफुल था। उसने अपनी आर्मी बनाई थी। अब जितने भी एफर्ट्स डाले थे फ्रांसिस सेकेंड जो था उसने गैरीबाल्डी को रोकने के, वो पूरे फेल हो गए और रूलर ऑफ नेपल्स जो है वो गेट्टा करके जगह है, गिट्टा करके, वहाँ पे भाग जाता है। तो फ्रांसिस सेकेंड भाग जाता है और गैरीबाल्डी जो होता है वो आगे आगे बढ़ने लगता है किसी डर के बिना और डिक्लेयर कर देता है कि नेपल्स जो है वहाँ वो हमारे अंडर है, नेपल्स जो होगा ये उनका हो जाता है। इस तरह से नेपल्स भी यहाँ आके मिल जाता है और नेपल मिलते ही हम कहेंगे कि एक बैरटानी करके होता है, बैरटानी। तो ये जो गैरीबाल्डी होता है क्या करता है, बैरटानी को अपॉइंट करता है, ये मैजिनी का एक सपोर्ट होता है, वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट बना देता है नेपल्स को। और नेपल जो होता है गैरीबाल्डी के एफर्ट्स के कारण इटली में यूनिफाई हो जाता है। ये भी हमें एक तरह से यूनिफिकेशन का एक इवेंट पता चलता है। अब आगे हम देखते हैं वेनेशिया किस तरह से इसमें शामिल हो गया। अब तक तो पूरे रीजन चले गए इसमें, अब वेनेशिया किस तरह से जाएगा और फिर रोम आने का है, रोम किस तरह से जाएगा, ये दो देखने। वेनेशिया के देखने के लिए हमें बिस्मार्क की तरफ जाना पड़ेगा। हम पहले भी जैसे बिस्मार्क को पढ़ चुके हैं, बट जिन लोगों ने पहले वीडियो नहीं देखी उनको भी टेंशन लेना है। बिस्मार्क कौन था बता देता हूँ। बिस्मार्क पहले प्रूशिया का एक रूलर था, प्रूशिया का प्राइम मिनिस्टर था, फॉरेन मिनिस्टर था, उसके बाद वो जर्मनी का भी रूलर बना। तो ये अगर देखेंगे तो ये एक दो जगह का लीडर रह चुका है। तो प्रूशिया का ये लीडर था। अब हुआ क्या, इमैनुअल जो है और बिस्मार्क जो इनके बीच में एक ट्रीटी साइन कर दी जाती है जिससे हम कहेंगे कि वेनेशिया जो होगा वो इटली को दे दिया जाना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। इमैनुअल जो होता है वो आपको पता है, इमैनुअल सेकंड हम पहले भी देख चुके हैं, हमने यहीं पे देखा था स्टार्टिंग में कि इमैनुअल सेकंड जो है ये यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं देखने मिलता है। ये हम कहेंगे कि सार्डिनिया का था। अब इमैनुअल सेकंड जो था उसके साथ एक ट्रीटी साइन कर दी जाती है और वहाँ से कहा जाता है कि वेनेशिया जो होता है वो इटली को दे दिया जाएगा, क्योंकि इटली ने प्रूशिया की हेल्प की थी ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट। अब आपको ये भी बता दूं कि प्रूशिया वर्सेस ऑस्ट्रिया एक वॉर हुआ था। ऑस्ट्रिया और प्रूशिया के बीच में जो वॉर हुआ था उसमें इटली ने कहीं ना कहीं प्रूशिया की हेल्प की थी। इटली के जो भी लोग थे उन्होंने मिलकर यहाँ पे प्रूशिया की हेल्प की, जिस कारण ऑस्ट्रिया हार गया था। तो हम कहेंगे प्रूशिया ने ऑस्ट्रिया को 3 जुलाई 1966 को हरा दिया था बैटल ऑफ सेडोवा में, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं बाद में हेल्प भी की गई और वेनेशिया भी उनको दे दिया था। तो हम यही कहेंगे कि प्रूशिया उसके बाद 1866 में हरा पाया और उसके पहले ये एक तरह से ट्रीटी साइन कर दी थी जिससे ये दोनों दोस्त भी बन गए थे, सार्डिनिया प्रूशिया। तो ये होने के कारण बिस्मार्क जो होते हैं उन्होंने वेनेशिया जो होता है वो इटली को दे दिया, जैसे कि उन्होंने हमारी हेल्प की तो हम वेनेशिया इटली को दे देंगे, यहाँ पे फैसला लिया जाता है।
क्योंकि ऑस्ट्रिया उस पर अगर रूल कर रहा था तो ऑस्ट्रिया हारने के कारण प्रुशिया के हाथ में आ गया और प्रुशिया ने वो इटली को दे दिया। और वहाँ पे लोगों को भी पूछा गया रेफरेंडम के थ्रू आप कहाँ जाना चाहते हो, और इसके चलते निर्णय लिया गया, डिसीजन लिया गया कि वो इटली में ही मर्ज कर दिया जाएगा। और इसी तरह से वेनेशिया जो कि ऑस्ट्रिया के हाथ में था, ऑस्ट्रिया को हरा दिया प्रुशिया ने, और बाद में वो चले गया किसके अंडर, तो हम कहेंगे कि वो इस इटली के अंडर समा जाता है वेनेशिया। इस तरह से वेनेशिया भी इटली को मिल गया। अब अगली जो बारी थी आखिरी में वो बची थी रोम की। अब सब कोई यहाँ पे मर्ज हो चुके थे, अब रोम की बारी थी। अब रोम किस तरह से मर्ज होगा ये यहाँ पे हम देखेंगे। रोम की बात करें तो विदाउट रोम जो इटली की कंडीशन थी वो ऐसी दिख रही थी कि बॉडी विदाउट हार्ट, क्योंकि मेन एरिया ही नहीं था। इटली के हर जगह, हर एरिया इटली में समा चुके थे, बट मेनली उसका जो हार्ट है वही अब तक नहीं आया था। 1867 में गैरिबाल्डी ने काफ़ी सारे एफर्ट्स डाले कि वो रोम को जीत ले, बट ये सब फेल हुए। 1870 में एक वॉर हो जाता है प्रुशिया और फ्रांस के बीच में। ये जो वॉर था और प्रुशिया, फ्रांस और नेपोलियन, जो ये वॉर जो हुआ था प्रुशिया और फ्रांस के बीच में, उसमें नेपोलियन ने अपनी आर्मी बुलाई थी रोम से, विच गेव इमैनुअल एन अपॉर्चुनिटी टू अटैक रोम। अब क्या हो जाता है कि आर्मी इसकी यहाँ पे बिजी करनी पड़ी नेपोलियन को। नेपोलियन आप जानते हो फ्रांस का है। अब प्रुशिया के साथ जब उसका अटैक हो रहा है और इसने अपनी, नेपोलियन ने जो अपनी आर्मी थी वो कहीं ना कहीं रोम में रखी हुई थी, फ्रांस की आर्मी जो थी वो रोम में रखी हुई थी। अब रोम पे इसीलिए नहीं जा पा रहे थे इमैनुअल, जो कि सार्डिनिया से वो पूरा एक कर रहे थे, वो इसीलिए वहाँ नहीं जा पा रहे थे क्योंकि हो क्या रहा था कि यहाँ पे रोम में इनकी आर्मी खड़ी थी फ्रांस की। अब इन दोनों के बीच में जब वॉर हो जाता है तो इनको अपनी आर्मी लेके जाना पड़ता है प्रुशिया को हराने के लिए। जैसे आर्मी रोम से खाली होती है, इमैनुअल अपॉर्चुनिटी को नहीं छोड़ते और तुरंत रोम पे अटैक कर लेते हैं। रोम पे अटैक करने के बाद रोम को जीत लिया जाता है और बाद में रोम में भी रेफरेंडम लिया जाता है। लोगों को पूछा जाता है कि आप लोग कहाँ जाना चाहते हैं, और लोग सिलेक्ट करते हैं कि हम इटली में मर्ज होना चाहते हैं, और इटली को इसमें मर्ज करके इसको इटली का कैपिटल बना दिया जाता है। अब जब ये जो रोम था ये जैसे ही एक्वायर कर लिया जाता है तो इटली डिड नॉट रिमेन मियरली अ जोग्राफिकल एंटिटी, उसके बाद वो इंडिपेंडेंट सोवेरेन नेशन करके डिक्लेयर कर दिया जाता है और रोम भी उसमें समा जाता है और ये बन जाता है पूरा इटली। इस तरह से इटली का पूरा यूनिफिकेशन होता है। तो ये हमने देखा कि इटली का यूनिफिकेशन कैसे हुआ, बट इटली का यूनिफिकेशन इतना ईजी नहीं होता अगर यहाँ पे कुछ लोग नहीं होते, मैजिनी नहीं होते, कैवर नहीं होते, गैरिबाल्डी नहीं होते, तो ये यूनिफिकेशन लगभग इम्पॉसिबल था। इन तीनों का क्या रोल रहा है ये हमें देखना जरूरी है। सबसे पहले हम चलते हैं मैजिनी की तरफ। मैजिनी जो होते हैं, ही ज्वाइंड द कार्बोनारिस एंड पार्टिसिपेट इन सीक्रेट एक्टिविटीज़। अब सीक्रेट एक्टिविटीज़ में जो पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें कहीं ना कहीं हम क्रांतिकारी या रिवॉल्यूशनरी कहते हैं। अगर इंडिया में बात करें तो विनायक दामोदर सावरकर जो थे वो कहीं ना कहीं मैजिनी के बहुत बड़े फॉलोअर थे। अब यहाँ पे कार्बोनरी क्या है, कार्बोनरी करके जो है ये एक सीक्रेट सोसाइटी थी। ये एक सीक्रेट सोसाइटी थी जो वहाँ पे काम करती थी इटली में। ये सीक्रेट सोसाइटी एक बहुत बड़ा सीक्रेट नेटवर्क था। किसका सीक्रेट नेटवर्क था, तो क्रांतिकारियों का, रिवॉल्यूशनरीज का। इसको ज्वाइन कर लेते हैं मैजिनी जब इसे ज्वाइन कर लेते हैं तो वो सीक्रेट एक्टिविटीज शुरू कर देते हैं इटली को कहीं ना कहीं यूनिफाई करने के लिए, इटली के अंदर नेशनलिज्म लाने के लिए। अब उनके कॉन्स्पिरेसी के लिए अब हम कहेंगे ही वॉज एक्साइल्ड फॉर हिज कॉन्स्पिरेसी, है ना, उन्हें कहीं ना कहीं कैद भी कर लिया जाता है क्योंकि उन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी खुद की जिसको यंग इटली कहते हैं। और इसी सीक्रेट सोसाइटी से इंस्पायर होकर विनायक दामोदर सावरकर जी जो थे उन्होंने इंडिया में अभिनव भारत बनाया था, यंग इटली जैसा ही। तो यंग इटली मैजिनी बना देते। मैजिनी की जो एक्टिविटी थी वो कहीं ना कहीं रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट थी, जिस कारण उनको इम्प्रिजन कर दिया जाता है। जब वो प्रिजन में थे तो उन्होंने ये कहा कि इटली जो होती है कुड एंड देयरफॉर शुड बी यूनिफाई। तभी उन्होंने प्रिजन में ये कह दिया कि इटली को यूनिफाई करना चाहिए, और वो अपना प्रोग्राम भी बताते हैं कि किस तरह से हम फ्री, इंडिपेंडेंट और रिपब्लिकन नेशन बनाएंगे और उसका कैपिटल रोम बनाएंगे। लोग इससे काफ़ी इंस्पायर हो जाते हैं इनके विचारों से कि रोम को कैपिटल बनाएंगे, इटली को यूनिफाई करेंगे। और वो अपने प्रिजन में थे तभी मैजिनी ने प्लान किया था टू इन्वॉल्व यंग इटली इनटू मेन स्ट्रीम ऑफ पैट्रियोटिक स्ट्रगल। तभी उन्होंने सोच लिया था मेरा जो सोसाइटी है यंग इटली, ये कहीं ना कहीं नेशनल यूनिटी बनाने में, यूनिफिकेशन बनाने में, इंडिपेंडेंस में कहीं ना कहीं रोल प्ले करेगा। मैजिनी ने काफ़ी सारे ब्रांचेस भी बनाए थे यंग इटली के पूरे देश में। मैजिनी ने अगर देखा गया तो जो यंग इटली करके सोसाइटी थी उसको कहीं ना कहीं नेशनल मूवमेंट का वैनगार्ड करके काम करा, यानी सबसे बड़ा रोल इनके मूवमेंट ने ही, इनकी सोसाइटी यंग इटली ने प्ले किया था, ऐसा भी हमें दिखता है। वो उसी के लिए बनाई गई थी ताकि देश में नेशनल मूवमेंट चले। यंग इटली जो होती है वो सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन थी और उसके जितने भी मेंबर्स थे वो ये ओथ लेते थे कि वो नेशन को ही सर्व करेंगे, बस वो उनकी जो भी जिंदगी है वो सिर्फ नेशन के लिए।
और जो सीक्रेट प्रोपोगेंडा थे उसके चलते मैजिनी ने कहीं ना कहीं मासेस को भी अवेक किया था, मैसेस को अवेक किया था जो कुछ नहीं कर पा रहे थे, और उनको उनको स्ट्रगल करने के लिए मजबूर किया, उनको इन्होंने मोटिवेट किया कि आप देश के लिए लड़ो। उन्होंने यूनिटी और इंडिपेंडेंस के लिए काम किए, एंड इसीलिए इनको कहा जाता है हार्ट ऑफ यूनिफिकेशन। हार्ट ऑफ यूनिफिकेशन मैजिनी थे, मैजिनी ने ही हर चीज़ की शुरुआत की। तो इस तरह से सबसे पहला रोल मैजिनी का रहा। अगला रोल जो हम देखते हैं वो है गैरिबाल्डी या फिर कैवर, इन सब के देखेंगे। तो हम सबसे पहले उसके पहले कैवर का भी देख लेते हैं। कैवर जो है ही वॉज डेडिकेटेड मोनार्किस्ट। अब ये एक व्यक्ति मोनार्किस्ट थे, यानी मोनार्किस्ट यानी जो मोनार्की को सपोर्ट करते थे, यानी किंग को सपोर्ट करते थे, ऐसे एक व्यक्ति थे कैवर। उनका इनिशियल एम एक ही था कि जो बाउंड्री है पिगमेंट सार्डिनिया की उसको बढ़ाया जाए, जो भी लोम्बार्डी और वेनेशिया वाले नेबरिंग रीजन्स है उनके तक उन्हें पहुंचाया जाए, ऐसा सब उनका विचार था। इनका कोई इनिशियल एजेंडा यूनिफिकेशन नहीं था, उनका यही था कि पिगमेंट सार्डिनिया को बढ़ाया जाए। मैं सार्डिनिया आपको मैप में दिखा चुका और आपको अब तक याद भी हो चुका होगा सार्डिनिया कहाँ पे आता है, नॉर्थ में आता है, एक सार्डिनिया था। तो वो चाहते थे कि ये पूरे रीजन एक किए जाए, ऐसा उनका कहीं ना कहीं सपना था, ये आप समझ जाइए, यानी एक्सपांशन हो, ये वो चाहते थे, जो भी राजा है वो एक्सपांड करे। फाइनली ही वॉज रेडी फॉर यूनिफिकेशन। उन्होंने कहीं ना कहीं मिलिट्री की भी हेल्प ली, डिप्लोमेसी की हेल्प ली, इंटरनेशनल कोऑपरेशन के थ्रू व्हेन फाइनली ही वॉज रेडी फॉर यूनिफिकेशन, उन्होंने ही ट्राइड दैट विद द हेल्प ऑफ मिलिट्री, डिप्लोमेसी एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन। इसके चलते उन्होंने काफ़ी सारे रिफॉर्म्स भी लाए और उन्होंने बैकवर्ड किंगडम जो था उसको एक मॉडर्न स्टेट बनाया। तो ये धीरे धीरे यूनिफिकेशन की तरफ ही बढ़ने लगा क्योंकि लोगों के विचार मॉडर्न होने लगे। इन्होंने नए नए जो सिस्टम में चेंजेस लाए, उन्होंने इनकरेज किया ट्रेड और कॉमर्स को कि भाई ट्रेड और कॉमर्स यानी व्यापार भी बढ़े। उन्होंने रेलवेज बनाने के लिए कहीं ना कहीं काफ़ी सारे अपने हेल्प की। उसके अलावा उन्होंने मॉडर्न पोस्टल सिस्टम लाया, बैंकिंग लाया, उन्होंने शिपिंग जो है उसे भी काफ़ी आगे तक पहुंचाया। जो शिपिंग वाला था, यानी हम कहेंगे एक जगह से दूसरी जगह जो चीज़ों को लेके जाते उन्हें भी काफ़ी आगे पहुंचाया। नया टैक्सेशन सिस्टम लाया। उन्होंने चर्च की पावर को भी कम किया। इतना ही नहीं तो उन्होंने आर्मी को रीऑर्गेनाइज किया मॉडर्न लाइंस पे, उन्होंने मॉडर्नाइजेशन लाया आर्मी में। ये सब चीज़ें उन्होंने यहाँ पे की थी। अब ये एक पॉलिटिशियन थे, एक बिजनेसमैन थे, और आपको बताता हूँ ये इटली के प्राइम मिनिस्टर भी बने। तो ये सार्डिनिया के प्राइम मिनिस्टर भी थे। अब इतने बड़े क्या थे, मोनार्किस्ट, किंग को सपोर्ट करने वाले, और इतना सब क्यों कर पा रहे, क्योंकि ये किंग के ही पीएम थे, प्राइम मिनिस्टर थे किंग के। पहले मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस भी थे, काफ़ी सारे मिनिस्ट्री में ये रहे हैं। और इसी के साथ साथ इनको ब्रेन एंड हैंड ऑफ यूनिफिकेशन कहते हैं, क्योंकि ये पीएम थे, इन्होंने ही चेंजेस लाए सिस्टम में, जिस कारण लोग अवेयर होकर कहीं ना कहीं यूनिफिकेशन की तरफ बढ़ पाए। और तीसरा जो रोल प्ले किया था वो थे गैरिबाल्डी। तो मैजिनी, कैवर का हमने रोल देख लिया। आप देखते हैं गैरिबाल्डी ने क्या किया, ये आपको देखने मिल रहा है, ये है गैरिबाल्डी। गैरिबाल्डी की अगर बात करें तो नेशनलिस्ट और रिपब्लिकन थे। रिपब्लिकन यानी ये ऐसे थे जो मोनार्की को सपोर्ट नहीं करते थे, किंग को सपोर्ट नहीं करते थे। ये कहते थे कि ये जो भी है वो लोग ही होने चाहिए जो यहाँ रूल करेंगे। वो डिसिपल थे मैजिनी के। मैजिनी हम कहेंगे जो आपने देखे यंग इटली वाले, उनके ये कहीं ना कहीं शिष्य थे। और बट ही गेव प्रेफरेंस टू यूनिफिकेशन और रिपब्लिक। वो हमेशा ये कहते थे कि राज यानी रिपब्लिक हो या ना हो, मैजिनी तो चाहते थे रिपब्लिक हो, राजा रूल ना करे, बट ये कहते थे सबसे मेन है यूनिफिकेशन हो। दस फॉर पर्पज ऑफ यूनिफिकेशन उन्होंने ये भी कहा था, अगर इटली एक हो रहा है तो मुझे मोनार्की भी एक्सेप्टेड है, यानी मुझे राजा का भी रूल चलेगा, मुझे सिर्फ है वो है कि इटली यूनिफाई हो। इन द कोर्स ऑफ टाइम नन कुड एक्सेल इन द आर्ट ऑफ गुरिल्ला वॉरफेयर एंड स्पिरिट्स ऑफ एडवेंचर। यानी हम कहेंगे कि इनका जो गुरिल्ला वॉरफेयर था, गुरिल्ला वॉरफेयर आप जानते हैं, वैसे गुरिल्ला वॉरफेयर की अगर बात की जाए तो ये एक अटैक होते हैं जो कि सीक्रेटली किए जाते हैं, और उसके थ्रू हम कहेंगे कि लोगों को आपको गोरिल्ला टैक्टिक्स पता भी होगी कि चुपचाप में मार दिया जाता है, उसको गोरिल्ला टैक्टिक्स कहते हैं। और ये काफ़ी सारी चीज़ों में एक्सपर्ट थे, यानी इनको यानी इनको काफ़ी ट्रेनिंग थी, जो भी हम कहेंगे कि मिलिट्री वाली। इन्होंने यंग इटली मूवमेंट को भी ज्वाइन किया जो मैजिनी चला रहे थे, और इन्होंने काफ़ी बड़ा रोल भी प्ले किया 1834 में, जब सवॉय को के खिलाफ यहाँ लड़ा जा रहा था, बट ये लोग फेल हो गए। इनको भी वॉलंटरीली एक्सिल में जाना पड़ा, यानी ये फेल होने के कारण, इस दुख के कारण वो खुद ही
एक तरह से बंद कर देते हैं खुद को। उसके बाद 1836 से 48 के बीच में जो गैरिबाल्डी थे उन्होंने अपनी जो जिंदगी थी वो साउथ अमेरिका में गुजारी, और वहाँ पे जो लिबरेशन मूवमेंट थी उसको भी उन्होंने कहीं ना कहीं उसमें भी अपना बड़ा रोल प्ले किया। अब आगे हुआ क्या था, गैरिबाल्डी ने सोच लिया था कि अगला, उन्होंने अपनी आर्मी और ये सब बना लिया था, और उन्होंने ये भी सोचा था कि मैं कहीं ना कहीं रोम पे अटैक करूंगा। तो ये रोम पे अटैक करेंगे, इसका काफ़ी टेंशन आ रहा था कैवर को, क्योंकि कैवर जो थे ये चाहते नहीं थे कि मोनार्की ख़त्म हो जाए, क्योंकि वो खुद ही किंगडम के ही एक तरह से मिनिस्टर थे। तो उन्होंने कहीं ना कहीं एक प्लान किया जिसमें उन्होंने गैरिबाल्डी का भी सपोर्ट ले लिया कि वो मोनार्की के तरफ से लड़े, इसके लिए भी उनको रेडी कर दिया। और ये भी कहा कि भाई देखो कि आप रोम पे अटैक मत करो, अदरवाइज सब कुछ फ्रांस के हाथ में चले जाएगा और हम ऐसे ही रह जाएंगे, तो हमें कुछ ना कुछ करना होगा। तो ये चीज़ें गैरिबाल्डी ने मानी। बट जब उन्होंने ये देखा कि भाई मैंने रोम पे अटैक नहीं किया क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं मोनार्की पे या किंग पे भरोसा किया, कैवर पे भरोसा किया, बट आज भी जो सिचुएशन है उसमें ये देखने मिल रहा है कि ये जो रोम है ये तो पोप के हाथ में ही है, राजा का तो यहाँ कोई काम ही नहीं है। तो 1862 में गैरिबाल्डी इम्पेशेंट हो गए, उन्होंने रोम पे अटैक कर दिया। उसके बाद देखा गया तो उनके वॉलंटियर्स के साथ वो वहाँ पहुँच जाते और उसे कैप्चर कर लेते। लेटर रिटायर्ड फ्रॉम हिज एक्टिव करियर, उसके बाद वो हम कहेंगे अपने करियर से वो रिटायरमेंट भी ले लेते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये सब जो उन्होंने काम किए, इस कारण हम कहेंगे कि यूनिफिकेशन हो पाया, इटली को भी फ्रीडम मिल पाया, उनके डेथ के पहले ही ये सब हो गया। इनको कहा जाता है स्वर्ड ऑफ द इटली, यानी हम के यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यानी ये है जो कि इनके हाथ में तलवार भी दिख रही, जो कि एक तरह से आर्मी बना के इटली के यूनिफिकेशन के लिए काम करते हैं। तो सबसे पहले जैसे हमने देखा मैजिनी हार्ट थे, ठीक है, क्योंकि फीलिंग्स लोगों के साथ इनकी जुड़ी हुई थी, इनके साथ लोगों की फीलिंग्स जुड़ी हुई थी। केवर जो थे ये ब्रेन और हैंड थे, क्योंकि इन्होंने मॉडर्नाइजेशन किया, इन्होंने दिमाग लगाया। और गैरिबाल्डी जो थे इन्होंने आर्मी बनाई, इसलिए इनको स्वर्ड कहा जाता है। तो यहाँ पे हम कहेंगे तीनों, हार्ट, ब्रेन एंड हैंड एंड स्वर्ड ऑफ इटली, ये तीनों को ये कहा गया, और इन तीनों का रोल बहुत बड़ा आपको देखने मिलता है यूनिफिकेशन ऑफ इटली में। सो इस तरह से हमारा आज का लेक्चर नंबर 27 जो कि वर्ल्ड हिस्ट्री से था वो यहाँ पे कंप्लीट होता है, जो कि था यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तो मैंने जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल तरीके से इसको प्रेजेंट करने की कोशिश की। काफ़ी टफ टॉपिक दिखाई पड़ता है जब आप किताबों में पढ़ते हो, तो मैंने इसको सिंपल बनाने की जितनी हो सके उतनी कोशिश की। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे यूट्यूब चैनल को। सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन भी मिलते रहे। आप मेरे फेसबुक पेज श्रेयस बड़े इंटरप्रिटेशन को भी फॉलो और लाइक कर सकते हैं ताकि आपको और भी कुछ अपडेट्स मिलते रहे। अगर आप मुझसे कोई डाउट्स क्लियर करना चाहते हो, मुझसे बात करना चाहते हो, तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, श्रेयस बड़ी द पीस लवर पे, आप वहाँ पे मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। shreyasbadi@gmail.com पे आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। आप और भी नॉलेजेबल वीडियोस और अपडेट्स के लिए श्रेयस IAS एकेडमी जो है मेरी, उसको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। आप अगर नोट्स चाहते हैं और भी अपडेट्स चाहते हैं तो टेलीग्राम पे मेरा श्रेयस बड़ी करके चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। टेक केयर एंड हैव अ वेरी गुड डे।